हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? हम कोशिकांग कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है उसे हमने क्या कहा था? पुरानी कोशिका। और यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है वो नई नई कोशिकाएं होती है, यानी विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जब हमने आरएच व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़े थे 5 जगत के बारे में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमिलिया के बारे में पढ़ा था। तो सबसे जो पहला जगत पढ़ा था हमने मोनेरा, उसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और उसके पीछे जो चारों जगत है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इसमें क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। इनमें क्या होता है? केंद्रक के बाहर केंद्रक कला नहीं पाई जाती, इसलिए क्या होता है? वो स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता है। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं लेकिन वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ये सब हमने क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है तथा इसमें कौन से अंगक पाए जाते हैं। तो यूकेरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है इनमें केंद्रक कला होती है, यानी जो केंद्रक होता है केंद्रक कला द्वारा घिरा हुआ रहता है तथा इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, इसमें क्या है? केंद्रक है। केंद्र के बाहर क्या होगा? केंद्रक कला पाई जाएगी, यानी कि इसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? केंद्रक के अंदर क्या पाए जाएंगे? गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब इन गुणसूत्र का क्या कार्य होता है? ये आनुवांशिक जो लक्षण होता है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का कार्य कौन करता है? गुणसूत्र करता है। जैसे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करने का कार्य गुणसूत्र करते हैं। जैसे हम में हमारे मम्मी पापा के लक्षण आते हैं, वो स्थानांतरण कैसे होता है? गुणसूत्र के कारण होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है तथा उसके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है? गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। और गुणसूत्र का क्या कार्य होता है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य होता है। यूकेरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका है, कोशिका के बाहर इकहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, इस प्रकार से क्या, यानी कि कोशिका के बाहर आवरण पाया जाता है। तो इकहरी या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पर्दवी जालिका और गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका में क्या होता है? एटीपी का निर्माण करता है। एनर्जी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोसोम पाया जाता है। तो वो क्या होता है? वो भी क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अंतर्पर्दवी जालिका हो गई। अंतर्पर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, ये हम सब आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अंतर्पर्दवी जालिका क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। खुरदरी अंतर्पर्दवी जालिका क्यों कहते हैं? उसपे क्या होता है? राइबोसोम लग जाते हैं, तो वो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, ये क्या करता है? कोशिका को प्रोटीन से बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अंतर्पर्दवी जालिका पाई जाती है और तथा गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। पादप व जंतु कोशिका में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। अब हमने पढ़ा कि यूकेरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जगत को छोड़कर पीछे जो 4 जगत बचे उनमें क्या पाई जाती है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है? पादप और जंतु कोशिकाओं में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। पादप व जंतु कोशिकाओं में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। पादप के बाहर जो कठोर आवरण होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अब हमारे ऊपर कोई कठोर आवरण नहीं होता है, किसी भी जंतु के ऊपर कोई भी कठोर आवरण नहीं होता है, इसका मतलब अपने में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लवक पाए जाते हैं पादपों में, हरित लवक पाए जाते हैं, इसीलिए तो ये शवपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। हम अपना स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो अपने में लवक नहीं पाया जाता है।
पादपों में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, यानी सुरक्षा का कार्य करती है, ये यांत्रिक सुरक्षा का कार्य करती है, इनको एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये चीजें किसमें पाई जाती है, प्राण पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो क्या होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है, बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, यानी कि क्या होता है, रसधानी पाई जाती है, बड़ी बड़ी रसधानियां पाई जाती है। तो इसलिए क्या होता है, केंद्र जो होता है ना, वो केंद्र में नहीं रहकर कहाँ चला जाता है, परिधि में चला जाता है। अब जंतुओं में तो क्या होता है, रसधानियां नहीं पाई जाती, तो केंद्र क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में ही उपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में क्या पाए जाते हैं, तारक काय पाए जाते हैं, जो कि पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारक काय क्या होता है, जब हम कोशिका के विभाजन पढ़ेंगे तब हम तारक काय का तारक कार्य के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तारक काय क्या होता है, तारक केंद्रों से मिलकर बने होता है। ये किसमें होते हैं, गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में, पादप में, प्राणी में और कवक में पाए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं, मतलब हमने क्या पढ़ा आज, यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। सबसे पहली बात क्या है, केंद्र के बाहर केंद्र कला पाई जाती है। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। और गुणसूत्र का क्या कार्य होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करने का कार्य कौन, गुणसूत्र करते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पदवी जालिका और गोल्जी बॉडी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका का सक्रिय गृह भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अंतर्पदवी जालिका दो प्रकार की होती है, और गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, प्रोटीन को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है, पैकेट के रूप में। पादप और जंतु कोशिका में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पादप के ऊपर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, इसमें क्या पाया जाएगा, लवक पाए जाएंगे, तथा इसमें केंद्रीय बड़ी रसधानियां पाई जाएगी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इनका कोई कार्य भी नहीं है जंतु कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में क्या पाए जाएंगे, तारक काय पाए जाएंगे। उदाहरण, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी कोशिका आएगी, जो पीछे चार जगत बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब में क्या पाई जाएगी, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली कैसी होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, अंतर्पदवी जालिका कैसी होती है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसमें पाई जाएगी, ये जंतु में भी पाई जाएगी, पादप में भी पाई जाएगी। ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो लिपिड होता है वो क्या होता है, द्विस्तरीय होता है, यानी कि इसके दो स्तर होते हैं। एक होता है बाहर की तरफ और एक होता है अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय सीरा होता है, और अंदर की तरफ जो सीरा होता है उसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय सीरा। ध्रुवीय सीरा तथा अध्रुवीय सीरा होता है। लिपिड कौन सा होता है, इसमें फास्फोलिपिड होता है। तो कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं, इसे हम जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लिपिड की तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड कौन सा होता है, इसमें फास्फोलिपिड होता है, जो दो सतहों में व्यवस्थित होता है, यानी कि इसकी क्या सतह होती है, दो सतह होती है, एक और दो सतह होती है, एक ध्रुवीय होती है और एक अध्रुवीय होती है। लिपिड का ध्रुवीय सिरा तो बाहर की तरफ होगा और अध्रुवीय जो सिरा होगा वो अंदर की तरफ होगा। ध्रुवीय जो सिरा होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, अध्रुवीय सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर की ओर होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है तथा अध्रुवीय सिरा पूछ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहता है। जो अध्रुवीय सिरा होता है, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे। कोशिका द्रव्य, इसको जीव द्रव्य भी कहते हैं। अन्य कोशिकांग पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब किस में पाया जाएगा, कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। तो अध्रुवीय सिरा जो होगा वो क्या करेगा, अंदर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, जल से ये क्या करेगा, सुरक्षित रहेगा। और ध्रुवीय सिरा कहाँ रहेगा, बाहर होगा। तो लिपिड क्या होगी, दो सतह की होगी, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय जो सिरा होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, अध्रुवीय सिरा होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जल से क्या होता है, सुरक्षित रहता है। मनुष्य की आरबीसी यानी कि अपने में क्या पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है ना। तो आरबीसी जो होती है उसमें क्या होता है, 52% तो प्रोटीन होता है और क्या होता है, 40% इसमें लिपिड पाया जाता है। हमारी आरबीसी में 52% क्या होता है, प्रोटीन, और 40% क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। अब क्या होता है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन, कोशिका झिल्ली में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है दो रूप में व्यवस्थित होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा
लिपिड के बारे में पढ़ा। लिपिड भी दो सतही वाली होती है, एक तो होता है ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ, अध्रुवीय सिरा अंदर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो जल से सुरक्षित रहता है अध्रुवीय सिरा। इसी प्रकार प्रोटीन भी होता है, वो दो रूप से व्यवस्थित होता है। कौन सा? एक तो होता है अंगभूत प्रोटीन और दूसरा होता है परिधीय प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या होते हैं? दो रूप से व्यवस्थित होते हैं। एक होता है अंगभूत प्रोटीन, दूसरा होता है परिधीय प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन का क्या मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य में डूबा हुआ रहता है। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, उसमें क्या होता है? पूरी तरह से धसा हुआ रहता है। तो ये प्रोटीन पूरी तरह धसा हुआ रहता है, यानी पूरी तरह अंदर की तरफ रहता है। और परिधीय प्रोटीन यानी कि इसका कुछ सिरा क्या होता है? परिधि की तरफ, बाहर की तरफ रहता है। प्रोटीन परिधि की तरफ व्यवस्थित होता है। तो हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका में जो अंगक पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी इसी को ही कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड कौन सा होता है? दो सतह के रूप में व्यवस्थित होता है। एक होता है अध्रुवीय सिरा, एक होता है ध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा होगा वो बाहर की तरफ रहेगा, और ध्रुवीय सिरा होगा वो जल की तरफ यानी कि अंदर की तरफ रहेगा, जो क्या होगा? जल से सुरक्षित रहता है। ठीक है। और जो प्रोटीन होगा, एक तो लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपिड हो गया, और प्रोटीन भी क्या होगा? दो रूप से व्यवस्थित होगा। एक तो होगा अंगभूत प्रोटीन के रूप में और एक होगा परिधीय रूप में। अंगभूत प्रोटीन का मतलब क्या होगा? कि ये पूरा क्या होगा? कोशिका में धसा हुआ रहेगा। और परिधीय प्रोटीन यानी कि ये बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है। तो अब कोशिका झिल्ली के बारे में किसी ने, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या करा? कुछ मॉडल दिए, यानी कि तरल मोजेक मॉडल दिया। तो इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। सिंगर तथा निकोलसन ने क्या कहा था कि लिपिड की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अर्ध तरल की होती है। अर्ध तरल प्रकृति का लिपिड होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन जो होता है पार्श्व रूप से गति करता रहता है। तो इनके अनुसार लिपिड अर्ध तरल प्रकृति का होता है, जिसमें प्रोटीन पार्श्विक रूप से गति करता रहता है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के कार्य,
यह अणुओं के गमन में सहायक होती है, यानी कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कुछ पदार्थ है उन्हीं को ही वो अंदर जाने देगी, ये कोशिका झिल्ली है। कुछ पदार्थ होंगे उन्हीं को ही अंदर जाने देगी और कुछ पदार्थ होंगे उन्हीं को ही बाहर जाने देगी। सारे पदार्थ को बाहर नहीं जाने देगी और सारे पदार्थ को अंदर नहीं आने देगी। तो ये क्या करती है, चयन करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य होती है। ये अणुओं के गमन में सहायक होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली से जो बाहर पदार्थ निकलेंगे, इसमें कोई पदार्थ अंदर आएंगे, वो किससे आएंगे, कोशिका झिल्ली से आएंगे। तो यह अणुओं के गमन में सहायक होती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है। ये हमारी कोशिका झिल्ली के कार्य होते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली में कितने प्रकार से गमन होता है, दो प्रकार से गमन होता है। एक तो होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। गमन दो प्रकार से होगा। एक होता है सक्रिय गमन, दूसरा होगा निष्क्रिय गमन। सक्रिय और निष्क्रिय गमन किसे कहते हैं? पहले पढ़ते हैं हम सक्रिय गमन। ये क्या होता है, पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है। जैसे कि हमने देखा, पानी अगर ऊपर है, नीचे ढलान है, तो पानी कहाँ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो उच्च सांद्रता से कहाँ जाता है, निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो ये विचलन द्वारा गमन भी कहलाता है। तो ये इस प्रकार का गमन क्या कहलाता है, सक्रिय गमन कहलाता है। इसमें कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती, इसमें ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये तो अपने आप ही हो जाता है। तो इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सक्रिय गमन, यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसे मिश्रण भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं निष्क्रिय गमन के बारे में। सक्रिय गमन के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। अगर अपन कोई निम्न सांद्रता, यानी कि जल बह रहा है ढलान से नीचे की तरफ, अपन क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जल को पहुंचाएंगे। तो क्या होगा, कुछ किसी मोटर की या किसी की जरूरत होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निम्न सांद्रता से अगर जल उच्च सांद्रता की ओर होगा या कोई भी पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाएगा, तो हमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसमें किस प्रकार का गमन होता है, यह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। यूकेरियोटिक कोशिका में बाद में हम क्या पढ़ने लगे, उनके कोशिकांगों के बारे में पढ़ने लगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है, ये अणुओं के विसरण में सहायक होती है तथा ये क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। ये जो कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन, दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। लिपिड क्या होता है, द्विस्तरीय होता है, एक तो होता है ध्रुवीय सिरा, एक होता है अध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय सिरा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, अध्रुवीय सिरा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। और प्रोटीन भी दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। एक तो क्या होता है, बिल्कुल अंगभूत प्रोटीन, बिल्कुल धसा हुआ रहेगा, और एक परिधीय प्रोटीन यानी कि बाहर की तरफ होगा। तो ये हमने कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में पढ़ा। सिंगर तथा निकोलसन ने भी यही कहा कि लिपिड जो होता है अर्ध तरल प्रकृति का होता है, यानी कि आधा इसमें तरल होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन अपनी पार्श्व गति करता रहता है। फिर हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली में जो पदार्थ होते हैं ना, वो इधर उधर किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पदार्थों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो एक होता है सक्रिय परिवहन और एक होता है निष्क्रिय गमन। दो प्रकार के परिवहन होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होता है, उच्च सांद्रता से पदार्थ निम्न सांद्रता की तरफ जाता है, तो इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो गया सक्रिय। और निष्क्रिय, इसमें क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है, इसमें ऊर्जा लगानी पड़ती है पदार्थों को, तो ये क्या हो गया, निष्क्रिय प्रकार का गमन हो गया। तो कोशिका झिल्ली हो गई। अब हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के बारे में, जो पादप में, जंतु में, दोनों में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है। और पादप में क्या होता है, ये कठोर आवरण प्रदान करती है तथा ये क्या होता है, निर्जीव कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कोशिका भित्ति ये है जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जो प्लांट के ऊपर जो बाहर का जो कठोर आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, तो ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ये जंतुओं में नहीं पाई जाएगी, तो ये किस किस में पाई जाएगी, ये है पादपों में, कवक में, शैवाल में, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में, पाई जाती है। कोशिका भित्ति निर्जीव कोशिकाओं की बनी हुई होती है। और इसका क्या कार्य होता है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तथा सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि ये क्या करती है, पादप को एक आकृति भी प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अब देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति किस किस की बनी हुई होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन पदार्थों की बनी रहेगी। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहेगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
प्रोटीन तथा पेक्टिन की बनी हुई होती है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और शैवाल में सेलुलोज तथा ग्लिसरॉल पदार्थ की बनी हुई होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।